जय हिंद प्यारे साथियों। जैसे कि मैंने कहा था कि एसएससी जीडी यूपी पुलिस इन सबको ध्यान में रखते हुए हिंदी क्लास मैंने शुरू की और हिंदी में टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज मैं चीज़ों को खत्म करूंगा और बहुत जल्दी निपटा देंगे, फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो हिंदी जो मैं कराऊंगा आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आप अपने नोट्स बना सकते हो बड़ी आराम से। हर चीज़ का मैं यहाँ पर आपको मुआयना कराऊंगा। जैसे हिंदी वर्णमाला हम पढ़ेंगे तो वर्णमाला जो है तीन चीजों से मिलकर बनती है। किस किस से? एक तो स्वर से, दूसरा अयोगवा और तीसरा हो जाता है व्यंजन। ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं स्वर की बात करूं तो स्वर कितने होते हैं? बोले तीन हो जाते हैं। अयोगवा की बात करूं तो अयोगवा कितने होते हैं? दो हो जाते हैं। और व्यंजन कितने हो जाते हैं? बोले चार हो जाते हैं। ये इनकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि यहाँ पर स्वर आप देखोगे तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हाश्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और एक प्लित स्वर होता है। ये जो होता है हाश्व स्वर, ये एक मात्रिक होता है, जबकि दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है और प्लित स्वर त्रिमात्रिक होता है। अयोगवा जो होता है, अयोगवा इसको बोलते हैं अंग और ये होता है विसर्ग। इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, इसको अनुस्वार भी बोलते हैं। अनुस्वार, ये चीजें मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा भी। अनुस्वार भी बोलते हैं इसको। लेकिन ये दोनों है क्या? ये अयोगवा है। और अयोगवा के बाद आता है व्यंजन। व्यंजन में आप देखोगे तो व्यंजन में एक तो हो जाता है स्पर्श व्यंजन, चार प्रकार का होता है। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। कैसे? हमें पहले ह्रस्व स्वर भी पढ़ने हैं, दीर्घ स्वर भी पढ़ने हैं, प्लित स्वर भी पढ़ने हैं। ठीक है ना भाई? उसके बाद अयोगवा पढ़ना है। अयोगवा में ये दोनों चीजें देखेंगे और व्यंजन में ये सब देखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप इस चीज को देखो कि ह्रस्व स्वर हो। आपसे कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाएगा, जो अयोगवा होता है, अयोगवा का स्थान क्या होता है? सवाल यहाँ से ये बन जाता है कि अयोगवा का स्थान क्या होता है। तो आप कहोगे स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अयोगवा बोलते हैं। ठीक है ना भाई? तो ये चीज आप देख लोगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बोले तीन प्रकार के। अयोगवा कितने प्रकार के? बोले दो प्रकार के। और व्यंजन चार प्रकार के। ठीक है ना भाई? एक यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ये एक सवाल यूपी पुलिस री एग्जाम में भी हुआ था। उसमें 24 की शिफ्ट को सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 हो जाती है। ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई? ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखो करना क्या है हमें। हमें शुरुआत करनी है यहां से शुरुआत करेंगे, यानी हम स्वर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या? स्वर पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पर इसके नोट्स बनाना चाहोगे ना, हर चीज आपको इतने बढ़िया तरीके से अवेलेबल करा दूंगा कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखना, स्वर से हम शुरू करेंगे। तो स्वर की डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है हमसे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बोले स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये आपसे यहां से सवाल बन जाता है। हमसे पूछेगा ये सवाल, अभी री एग्जाम पुलिस में पूछा गया था कांस्टेबल वाले में, कि स्वर कैसे बोले जाते हैं। तो आप कहोगे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलते समय या इनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वर अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। फिर अगला क्या है? अगला है स्वरों के उच्चारण में जो हवा होती है वो फेफड़ों से उठकर मुंह के या नाक के सहारे बाहर निकल जाती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, स्वर जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से क्या निकलती है भाई? हवा निकलती है और वो नाक और मुंह के सहारे बाहर निकल जाती है। ये कहीं ना कहीं टकराती, नाक में या मुंह में कहीं ना कहीं टकराती है और टकराने के बाद ये बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई? अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं सामान्यतः स्वर कितने होते हैं? बोले 11 हो जाते हैं। कितने दोस्त? 11 हो जाते हैं। सामान्यतः जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि भी होता है। ए, छोटा वाला ए, बड़े वाला ए, छोटा वाला ओ और औ। ये होते हैं, ये टोटल 11 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। तो सामान्यतः स्वर अगर हमसे पूछेगा कितने होते हैं तो वो 11 हो जाते हैं। तो ये थी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ बताई। और ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है कि स्वर कैसे बोले जाते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन जो बोले जाते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ी बातें हैं। अगला क्या है? अगला हमसे पूछेगा, अगला है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी स्वर पढ़ रहे हैं। स्वर क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? स्वर। यह कह रहा है हमसे कि स्वरों के दो प्रकार होते हैं।
स्वरों के दो प्रकार होते हैं, यानी दो प्रकार का मतलब है कि दो तरीके से जो बोले जाते हैं वो कैसे होते हैं। पहला पहला हो जाता है यहाँ पर उच्चारण के आधार पर, और दूसरा होता है लेखन के आधार पर। सवाल ये बनेगा कि स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर हो जाते हैं कितने, 10। कितने होते हैं दोस्त, उच्चारण के आधार पर हो जाते हैं 10, ये 10 हो जाते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर कितने हो जाते हैं, बोले 11 हो जाते हैं। कितने दोस्त, 11। कैसे हो जाते हैं, जैसे मैं यहां पर बात करूं, जैसे छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और यहां पर अब मैं ऋषि को छोड़ दूंगा। जब हम उच्चारण करते हैं तो ऋषि को नहीं लिखते हैं, है ना, तो यहां पर ऋषि ए, ए, ओ और औ। अब यहां पर मैंने जो री होती है, री कौन सी वाली री, ये वाली। जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम उच्चारण में नहीं गिनते हैं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर किस स्वर को छोड़ दिया जाता है, तो आप कहोगे री को छोड़ दिया जाता है। लेकिन लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर 11 होते हैं। कैसे, फिर इसके साथ इसको जोड़ दोगे तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, देखो कैसे मैं कक्षा 1 में बता देता हूं, खोजे कक्षा 1 में। छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें री भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तो यहां पर हम री भी लिख लेंगे। तो री को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखते समय हम इस री का यूज करते हैं, लेकिन बोलते समय नहीं करते हैं। री, फिर उसके बाद ए, फिर ए, फिर ओ, और फिर औ। ये हो जाते हैं हमारे पूरे 11। कितने हो जाते हैं, 11। तो ये बन जाते हैं हमारे पूरे पूरे 11 बन जाते हैं। लेकिन अगर हमसे उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 10 होते हैं। ठीक है भाई, अगला आ जाता है यहां पर, आप इसको देखोगे कि स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं। मात्राएं अगर हमसे पूछेगा स्वरों की, किसकी, जो स्वर होती हैं उनकी जो मात्राएं होती हैं वो कितनी हो जाती हैं, 10 हो जाती हैं। री की मात्रा को नहीं गिनते हैं। जिस तरीके से उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं, उसी तरीके से स्वरों की मात्राएं भी कितनी होती हैं, 10 होती हैं। लेकिन लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 11 होते हैं। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। नोट्स बना लेना, बढ़िया है, एकदम मस्त कंटेंट है। आगे क्या कर रहा है, देखो नई चीज यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर है हमारे पास, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 प्रकार होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 प्रकार होते हैं। कैसे कैसे, देखो वहां पर जो था उच्चारण के आधार पर स्वरों के, स्वर कितने होते हैं, प्रकार नहीं था, स्वर कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर। और अगर ये पूछे अगर लेखन के आधार पर उच्चारण, लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 11, और उच्चारण के आधार पर 10। लेकिन यहाँ पर प्रकार है, किस किस प्रकार से हम बोलते हैं। जैसे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो आप कहोगे 6 प्रकार के। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। कंठे होते हैं, कंठे स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, छोटा वाला आ और बड़ा वाला आ, और यहाँ पर है भी होता है, सॉरी ये है नहीं होता, खाली है होता है, खाली है होता है, ये वाला है। तो ये तो होते हैं हमारे, ये क्या है, ये स्वर है। लेकिन इस ये जो है ना, है, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन की श्रेणी में आता है, इसलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, अभी इसको नहीं लिखते। ठीक है भाई, ए और ए हो जाते हैं। तालव्य में ई आती है छोटी वाली, और बड़ी वाली ई आ जाती है। ठीक है ना भाई, छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई तालव्य में आती है। मूर्धन्य में क्या आता है, बोले री आती है, री आ जाती है। ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, तो छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ऊ आ जाता है, बोले ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में ए आता है और ए आता है। ठीक है ना भाई, ये दोनों आ जाते हैं कंठ तालव्य में। और कंठ ओष्ठ में क्या आता है, एक छोटा वाला ओ आता है और एक बड़ा वाला ओ आता है। ठीक है भाई, ये 2 आ जाते हैं। तो ये 6 प्रकार हो जाते हैं। अब ये देखो सबके सब क्या है, ये स्वर ही तो है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 6 प्रकार, यानी 6 चीजों में विभक्त हो जाते हैं। जिसमें कंठे में छोटा वाला ए, बड़ा वाला ए आता है। तालव्य में छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई आती है। मूर्धन्य में री आता है। ओष्ठ में ऊ और ऊ आता है। कंठ तालव्य में ए और ए आता है। और कंठ ओष्ठ में ओ और ऊ आता है। ये कैसे बनते हैं, ये संधि के होते हैं प्रकार। संयुक्त स्वर भी इनको बोला जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है ना भाई, अभी सिर्फ इतना ही, अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है यहां पर,
देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है अयोगवा। अभी हमने पढ़े हैं स्वर, अभी हमने क्या पढ़े थे, स्वर। स्वर के बाद क्या आ गए थे, अयोगवा आ गए थे, अयोगवा आ गए थे। तो अब हम अयोगवा को पढ़ेंगे। हालांकि स्वर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन मेन चीजें पहले वो पढ़ा देता हूं यहाँ पर, बारीकियों में बाद में चलेंगे। यहाँ पर अयोगवा है, तो ये कह रहा है वर्णमाला में अयोगवा का स्थान स्वर के बाद, देखो मैंने कहा था ना स्वर के बाद, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले आता है, व्यंजन से पहले आता है। यहां पर था कि नहीं था, जैसे यहां पर स्वर था, हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो स्वर, उसके बाद अयोगवा, अयोगवा था, उसके बाद क्या था, व्यंजन, उसके बाद था व्यंजन। ठीक है भाई, ये तीन चीजें थी। तो स्वर के बाद अयोगवा, कब, स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, ये डेफिनेशन है इसकी बस। फिर अगला क्या है इसमें पॉइंट, अगला है अयोगवा लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं। इस चीज को देखना, इस चीज को देखना, कभी कभी सवाल बहुत पूछा जाता है आपसे। क्या कह रहा है कि अयोगवा जो होते हैं वो लेखन की दृष्टि से क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन होते हैं। यानी जब इनको अयोगवा को आप बोलोगे, अयोगवा कौन कौन से होते हैं, तो एक तो अयोगवा हो जाता है अंग, ये वाला, और एक हो जाता है विसर्ग, ये वाला। ये दो हमारे क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे भी अभी। तो अयोगवा जो होते हैं लेखन के आधार पर स्वर होते हैं, और उच्चारण के आधार पर व्यंजन होते हैं। उच्चारण मतलब जब हम बोलेंगे, अगर मैं इसको अगर इसको बोलूं तो ये अनुस्वार है, अंग और अह बोलते हैं इसको, अंग और अह आम भाषा में बोलते हैं, हालांकि ये विसर्ग होता है। तो अंग को जब आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, अंग बोलोगे। तो अब मैंने जो बोला है तो इसके आधार पर ये व्यंजन हो गया, और यही जब आप लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्वर बन जाएगा। ठीक है ना भाई। अगला अयोगवा, यहां पर देखो अयोगवा, अयोगवा दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो अंग और अह। लेकिन इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग रूप भी दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है भाई। और इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग। दोनों चीजें नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही अयोगवा है, और दोनों अयोगवा होने के साथ साथ भी ये अपने आप में अपना एक यूनिक नेम भी रखते हैं, नाम रखते हैं। जैसे ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। अब यहां पर नोट करके लिखा है मैंने, एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक कौन सा होता है, तो अनुनासिक होता है चंद्रबिंदी वाला। जो चंद्रबिंदी वाला ए होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम अनुनासिक बोलते हैं। ये चीजें भी आप ध्यान रखना। तो ये वाला अनुस्वार होता है, ये वाला विसर्ग होता है, और चंद्रबिंदी वाला जो होता है इसको अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, यानी स्लाइड अगली ये रही आपके सामने। देखना भाई क्या है इसमें। ठीक है, आगे अनुस्वार। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुस्वार। अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, अयोगवा में, अयोगवा पढ़ा था, और अयोगवा, अयोगवा में हमने दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो पढ़ा था हमने अंग, ये वाला, और एक पढ़ा था ये वाला। ये दो पढ़े थे, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और यही अनुस्वार हम अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, यही अनुस्वार हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो अनुस्वार, इनमें हवा केवल नाक से निकलती है। ये बहुत पूछा जाता है सवाल कि उसको क्या बोलते हैं जिसमें हवा केवल नाक से निकलती है। तो केवल अगर नाक से निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और इसी अनुस्वार को हम अयोगवा भी बोलते हैं। निकलती है, इसकी ध्वनि तीव्र होती है। इसकी ध्वनि कैसी होती है, तीव्र होती है। जैसे 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 कंच, देखो आप बोल के देखो, कंच तेज निकल रही है ना, कंच, पंख, अंग, अंडा, तिरंगा, पंजाब, है ना, ये सब क्या है, ये सब के सब जिन पे ये बिंदी लगी हुई है, ये वाली बिंदी लगी हुई है, ये वाली बिंदी लगी हुई है, ये सब के सब क्या है, तो आप कहोगे ये सब के सब अनुस्वार है। और अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वो तीव्र होती है, और इनकी जो हवा है वो सिर्फ नाक से निकलती है। तो अनुस्वार की हवा या वायु, यहाँ पर वायु भी आ सकता है हवा की जगह, हवा की जगह यहाँ पर वायु का यूज भी किया जा सकता है ना। तो हवा या वायु केवल नाक से निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। और वो जैसे आते हैं अंक, पंख, अंग, अंडा, तिरंगा और पंजाब, ऐसे और भी बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई। अगला, अगला है यहां पर, इसको देखो, इसको देखो,
अनुनासिक, ये क्या है? अनुनासिक है। अनुनासिक किसको बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं इसको, ये अनुनासिक होता है, ठीक है भाई। और जबकि ये वाला जो होता है, ये अभी हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये मैं कई बार रिपीट कर दी ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? विसर्ग बोलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें ये पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? अनुनासिक, हवा, इसमें हवा या वायु भी यहां पर हो सकती है, यहां पर वायु का यूज भी किया जा सकता है, समझ गए? तो वायु या हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। इनकी ध्वनि मंद यानी धीमी होती है, अर्थात अनुस्वार की अपेक्षा कम होती है। अनुस्वार की अपेक्षा कम होती है। अनुस्वार में आपने देखा था बहुत तेज ध्वनि निकल रही थी, कैसे? जैसे कंच, जैसे कंच, पंख, अंडा, तिरंगा, पंजाब, ये सब। लेकिन इसमें जो है अनुस्वार अनुनासिक में इसकी अपेक्षा यानी अनुस्वार की अपेक्षा इसमें जो हवा निकलेगी वो कैसे निकलेगी? कम निकलेगी, धीमी निकलेगी, मंद निकलेगी, ठीक है ना भाई। और इसमें जो वायु निकलती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार में केवल और केवल वायु या हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये चीजें आप ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इसको मिटा लेता हूं सबको, है ना। जैसे इसके एग्जांपल अगर मैं लूंगा तो जैसे गांव, गांव में लिखूंगा तो देखो आराम से बोला जा रहा है, गांव मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी, गांव आराम से बोल रहे हैं। कंच, वो अनुस्वार था, कंच वाला अनुस्वार था, लेकिन ये अनुनासिक है तो आराम से निकलेगी, गांव, है ना। जैसे आंत, जैसे आंत, गांव, आंत, आप भी कुछ सोचो एक आदत, है ना। जैसे पाँव, जैसे पाँव, पाँव बोलते हैं, पाँव, पाँव जो होता है पाँव, और कुछ सोच सकते हो ऐसा? और कुछ सोच सकते हैं? गांव, आंत, पाँव, और कुछ और, कुछ और है, कुछ और है दिमाग में? गांव, आंत, पाँव, और चलो अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपसे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल बनता है वो इसी से बनता है कि इसकी जो वायु या हवा निकलती है वो कहां से निकलती है। तो अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार में हवा या वायु केवल और केवल नाक से निकलती है। तो हमने यहां पर अयोगवा तक पढ़ लिया, अयोगवा, अयोगवाह तक हमने पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे क्या? कल हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। बहुत अच्छे से सीखना इस चीज को, बहुत आराम से सिखा दूंगा। नोट्स बना लेना, अच्छे तरीके से बना लेना, फिर आप जो चाहे कहीं कहीं पर पढ़ लेना, प्रैक्टिस करना दबा के, आपके नंबर कभी कम नहीं आएंगे प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।